फिल्म की शुरुआत में हमें एक नोट दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि 5 अगस्त 2020 दोपहर 2:47 पर इंसान खुद का ब्लैक होल बनाने में सफल रहे। जिसके बाद हम एक साइंटिस्ट जेम्स को देखते हैं जिसने ब्लैक होल बनाने में इंस्टीट्यूट की मदद की थी, जो अपना अनुभव शेयर करता है कि हमने सब कुछ चेक किया था, सब बराबर था, लेकिन पता नहीं वो कैसे हो गया। वहीं एक और साइंटिस्ट एना भी होती है जो कहती है कि हमें लगा कि वो एक ग्लिच है, पर सब कुछ अपने आप बंद हो गया और अचानक कई सारे पोर्टल्स दिखाई देने लगे और उसके दिखाई देते लोगों के गायब होने की भी खबर आने लगी। जिसके बाद हमें फिर से एक नोट दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि 5 अगस्त लगभग 5:30 बजे एक कॉस्मिक डिसरप्शन हुआ जिसके कारण पूरी दुनिया की बिजली चली गई। पर इस बीच ऐसा कुछ हुआ कि 6 अगस्त सुबह 9:30 बजे तक कई सारे मिसिंग लोग की खबर आने लगी और कुछ लोगों के बर्ताव में भी बदलाव आ गया, जिसे पुलिस भी जानने में असफल है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें एडम, उसकी पत्नी एंड्रिया और उनकी बेटी केट, जो सभी केट को नैना के घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। जो ये सीन लैंकेस्टर उस ब्लैकआउट के 3 दिन बाद का है। वहीं फिर एडम जब गाड़ी चला रहा होता है तो अचानक ही उसकी गाड़ी के सामने एक पोर्टल खुल जाता है और उनकी गाड़ी पोर्टल से टकरा जाती है। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम वॉशिंगटन ब्लैकआउट से 3 घंटे बाद पुलिस कॉल सेंटर को देखते हैं, जहां कई लोग 9/11 पर फोन करके अपने परिवार के मिसिंग लोगों की रिपोर्ट्स दर्ज करवा रहे थे और सारे लोगों में दहशत मची थी क्योंकि शहर में कई जगह अचानक से पोर्टल दिखाई देने लगे। फिर तभी एक वर्कर स्टैन अपनी सीनियर कैथी, जो फोन कॉल्स का जवाब दे रही होती है, उससे कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है, मैंने इसके ऊपर काफी जानकारी निकाली है और ऐसे पहले भी हो चुका है। लेकिन वो बिजी होने के कारण वो स्टैन को वहाँ से भगा देती है। फिर तभी एक फीमेल फोन करके कहती है कि मेरी बेटी उस पोर्टल के पास चली गई थी, जिसके बाद पोर्टल ने उसे अपने अंदर घसीट लिया। इसलिए कॉल सेंटर वाली फीमेल उसे उस पोर्टल से दूर रहने को कहती है और बताती है कि पुलिस वहाँ पहुँचेगी। लेकिन अब कॉल सेंटर में भी एक पोर्टल प्रकट हो जाता है जिसे देख सभी एकदम दंग रह जाते हैं। पर स्टैन उसके पास चले जाता है और उसे देख वो खुश भी हो जाता है। लेकिन सभी उस पोर्टल से डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर तब तक दरवाजा लॉक हो जाता है। अब स्टैन सभी से कहता है कि ऐसे फोन आज से कुछ साल पहले भी आए थे जिनकी जानकारी मैंने और कैथी ने निकाली थी, लेकिन उनका नंबर ट्रेस नहीं हुआ। मानो जिन्होंने फोन किया वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं और उस समय भी ऐसे ही पोर्टल्स आए थे, इसलिए तभी से मैं इनके बारे में जानकारी निकाल रहा हूँ। दरअसल इस पोर्टल के अंदर जाने के बाद इंसानों को वो सारी चीज मिल जाती है जो इस दुनिया में उन्हें नहीं मिली, इसलिए वो सभी पर गन तान कर कहता है कि एक एक करके सबको अंदर जाना है। जिसे सुनकर सभी घबरा जाते हैं और वो एक आदमी को गन की नोक पर पोर्टल के अंदर भेज देता है, जिसके बाद वो एक फीमेल को जाने को कहता है, लेकिन फीमेल उस पर कैंची से हमला कर देती है, जिस पर फिर स्टैन उसे शूट करके मार देता है और अब वो खुद अंदर जाने के लिए पोर्टल के पास आता है, लेकिन पोर्टल उसे अंदर नहीं लेता। जिस पर फिर स्टैन कहता है कि जैसा तुम चाहते थे मैंने वैसा ही किया, मुझे भी अंदर ले लो। पर अब भी पोर्टल के उसे अंदर ना लेने पर वो उस पर गोली चला देता है, लेकिन उस पोर्टल से करंट निकलकर स्टैन को लग जाती है, जिससे वो वहीं ढेर हो जाता है। फिर तभी वहाँ पुलिस भी आने लगती है, पर जैसे ही पुलिस वाले कॉल सेंटर के अंदर आते हैं वहाँ कोई भी नहीं होता, मानो पोर्टल ने सभी को अंदर समा लिया हो। अब हम एडम को देखते हैं जिसकी एक आंख में पट्टी बंदी होती है और वहीं मौजूद एक फीमेल डॉक्टर लीजा उससे कहती है कि तुम अकेले ऐसे इंसान हो जो पोर्टल के अंदर जाकर बाहर आया। एडम फिर उसे अपनी पत्नी और बेटी के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती कि वो भी यही आ रहे हैं और तभी वहाँ मेल डॉक्टर मैर्कोनेन आ जाता है, जो एडम की आंख की पट्टी हटाकर कहता है कि तुम्हारी आंख में ज्यादा चोट लगी है, जहाँ के टिश्यू काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें एक प्रोस्थेटिक लेंस लगाना होगा। इसीलिए वो दोनों डॉक्टर मिलकर एडम की आंख के पास के एरिया को कट करते हैं, लेकिन ऐसा करते ही एडम की आंख और ज्यादा काली हो जाती है, जिससे वो दोनों घबरा जाते हैं। जिसके बाद फिर हमें इंडोनेशिया का सीन दिखाया जाता है जो ब्लैकआउट के 3 मिनट पहले का होता है, जहाँ 2 बहनें सारा और जिल एक पार्किंग एरिया में होते हैं। जिस दौरान जिल सारा से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो सुनकर सारा उदास हो जाती है क्योंकि उसे भी बेबी होने वाला था, लेकिन वो जन्म लेने से पहले ही मर गया और इसी कारण वो जिल पर चिल्ला देती है। पर तभी वहाँ की बिजली
अचानक से चली जाती है और अंधेरे के कारण जिल कहीं दिखाई नहीं देती। इसलिए सारा उसे ढूंढने लगती है, जो उसे कार के पास हिप्नोटाइज स्टेट में मिलती है, जो सारा को अपने साथ चलने को कहती है, जहाँ और भी लोग होते हैं जो मानो सभी हिप्नोटाइज हो। वो सभी किसी तरफ जा रहे होते हैं और सारा भी जिल के साथ वहाँ चल देती है, जहाँ उसे एक पोर्टल दिखाई देता है। इस पर फिर जिल कहती है कि पोर्टल हमें अपने अंदर बुला रहा है, उसके अंदर ऐसी दुनिया है जहाँ वो सब कुछ है जो तुम चाहती हो। और फिर तभी सारा को पोर्टल के अंदर जिल अपने बच्चे के साथ दिखाई देती है, जिससे देख वो एकदम घबरा जाती है। वो अब सभी हिप्नोटाइज लोगों को होश में लाने की कोशिश करती है और जिल को उस पोर्टल से दूर करती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और चोट लगने के कारण वो हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाती है। वो दोनों अब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब सभी हिप्नोटाइज लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। सारा फिर जिल को एक जगह बिठाकर अपनी कार लाने के लिए निकल जाती है, पर जैसे ही वो कार में बैठकर उसे चालू करने ही वाली होती है कि तभी एक हिप्नोटाइज फीमेल कार की कांच तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन सारा उसे जैसे तैसे वहाँ से भगाकर जिल के पास आती है और उसे भी कार में बिठाकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। अब आगे बढ़ते हुए जिल फिर से हिप्नोटाइज हो जाती है और वो कार को सीधे पोर्टल की तरफ घुमा देती है, और अब वो पोर्टल से निकल रही तेज रोशनी को देख सारा भी हिप्नोटाइज हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों मानो पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ सारा अपने आप को उसी पार्किंग एरिया में पाती है जहाँ कोई नहीं होता। इसलिए वो आगे बढ़ने लगती है और आगे जाने पर उसे जिल दिखाई देती है, जिसके पास एक बच्चा होता है। जिल फिर उस बच्चे को सारा को दे देती है, जिसे पाकर सारा खुश हो जाती है, जिसके बाद जिल वहाँ से गायब हो जाती है, जिसे देख सारा परेशान हो जाती है, पर फिर भी वो बच्चे से खेलने लगती है। और अब हम देख पाते कि वो उस पोर्टल के अंदर ही है। अब अगले सीन में हम एडम को लीजा के साथ देखते हैं, जहाँ वो उससे उसकी आंख के बारे में पूछती है, क्योंकि अब उसकी आंख में नया लेंस लग चुका था। एडम कहता है कि ये ठीक है, पर मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है, शायद धीरे धीरे इसकी आदत होगी। वो अब आईने के पास जाकर अपनी आंख पर लगी पट्टी हटा देता है और फिर वो अपनी आंख को देखकर हैरान भी हो जाता है, क्योंकि उसकी आंख बहुत डरावनी लग रही थी। वो फिर लीजा से अपनी बेटी और पत्नी के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि कुछ समय में वो आती होगी, लेकिन एडम को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो जबरदस्ती लीजा से पूछने की कोशिश करता है, पर वो बिना कुछ बताए ही वहाँ से चली जाती है। अब कुछ समय बाद वहाँ मार्कोनेन आकर एडम की आंख चेक करता है, और वो जैसे ही लेंस लगी आंख में टॉर्च मारता है तो उसकी आंख बिल्कुल पोर्टल की रोशनी जैसी चमकने लगती है। पर एडम उसे दूर ढकल कर सवाल करता है कि आखिर तुमने मेरी आंख के साथ क्या किया, जिस पर वो कहता है कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, उसने तुम्हें चुना है, तुम अकेले ऐसे इंसान हो जो उस पोर्टल से वापिस आया, और उसी ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है जो तुम्हारी आंख में लगा है, पर तुम इसके योग्य नहीं हो, इसलिए इसे मुझे दे दो। इसलिए अब वो उससे जबरदस्ती आंख निकालने की कोशिश करता है, पर पीछे से लीजा उसे शूट करके मार देती है। वो अब एडम से कहती है कि तुम्हारा परिवार और मेरे परिवार दोनों उस पोर्टल के अंदर चले गए हैं, और हमारी आखिरी उम्मीद तुम ही हो जो ये बता सकता है कि वो सभी कहाँ हैं, क्योंकि सिर्फ तुम ही उस पोर्टल से बाहर आए हो। पर एडम कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, जिस पर लीजा उसे एक जगह लाती है जहाँ मार्कोनेन ने एक पोर्टल को तिजोरी के अंदर रखा था। वो सुझाव देती कि तुम्हें पोर्टल के अंदर जाकर ये पता लगाना है कि सब कहाँ हैं, और इससे ही तुम अपने परिवार वालों को भी ढूंढ पाओगे। इसलिए अब वो एक हाई रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी की मदद से उस पोर्टल को ऑन कर देती है, और जैसे ही एडम उसे छूता है उसमें से बहुत तेज आवाज आने लगती है, जिसे लीजा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसका सिर विस्फोट हो जाता है। लेकिन एडम हिम्मत करके उस पोर्टल के अंदर चला जाता है, और अंदर आते ही वो किसी सड़क पर आ जाता है और वहां से आगे बढ़ते हुए एक बिल्डिंग के अंदर चले जाता है, जहाँ कई सारे जेल होते हैं, और एक जेल के अंदर उसे एक और एडम दिखाई देता है जिसने आत्महत्या कर ली थी। तभी फिर उसे केट की आवाज सुनाई देती है, और जब वो जेल खोलता है तो एक घर के अंदर आ जाता है जहाँ उसे केट दिखाई देती है, जो अब बड़ी हो चुकी थी, पर वो एडम को नहीं पहचानती और वहाँ से भागने लगती है। एडम फिर उसका पीछा करते हुए कमरे में आ जाता है जहाँ एक बड़ा आईना लगा होता है, और आईने में से उसका रिफ्लेक्शन उसे कुर्सी पर बैठने को कहता है, जिस पर एडम डर के मारे कुर्सी पर बैठ भी जाता है। अब एडम का रिफ्लेक्शन उससे कहता है कि ये भविष्य है, तुमने अपनी बेटी को देखा जो तुम्हारे बिना खुशी से जीवन बिता रही है, और अपने आप को भी देखा जो आत्महत्या कर चुका है। इस पर एडम कहता है कि तुम कौन हो
और क्या चाहते हो। जिस पर रिफ्लेक्शन जवाब देता है कि मैं तुम्हारी कल्पना से भी परे हूँ और मैंने ही तुम्हारी आंख में ये लेंस लगाया ताकि मैं तुम्हारी दुनिया देख सकूं, और अगर तुम अपने परिवार को ठीक देखना चाहते हो तो मुझसे एक सौदा करना होगा कि अगर तुम अपनी दूसरी आंख में भी मेरा लेंस लगा लो तो मैं तुम्हें तुम्हारे उस समय में भेज दूंगा जब तुम उस पोर्टल से टकराए थे, जिसके बाद तुम कभी अपने परिवार से अलग नहीं होगे और एक नया जीवन बिता सकते हो। और वहीं घर में तुम्हारी छोटी केट और एंड्रिया भी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। यदि तुम ऐसा चाहते हो तो मेरी बात माननी पड़ेगी, और अगर तुमने मना किया तो तुम्हारी दोनों आंख हमेशा के लिए चली जाएगी और तुम्हें तुम्हारा परिवार भी वापस नहीं मिलेगा। अब कोई और रास्ता ना होने पर एडम उसकी बात मान जाता है और फिर रिफ्लेक्शन उसे अपनी आंख बंद करने को कहता है। और जब कुछ देर बाद एडम अपनी आंखें खोलता है तो वो अपनी आप को घर के पास पाता है, जहाँ घर के अंदर एंड्रिया और केट दोनों एडम का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन वहीं दरवाजे पर पोर्टल होता है और उसके अंदर से एडम का रिफ्लेक्शन कहता है कि अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। पर एडम उसकी बात ना मानते हुए पोर्टल के सामने अपनी दोनों आंख निकाल देता है, जिस पर फिर उसका रिफ्लेक्शन एकदम गुस्सा होकर तड़पने लगता है। और एडम के ऐसा करते ही वो उस समय में आ जाता है जहां उसका पोर्टल से टकराने के बाद दुर्घटना हुआ था, और दुर्घटना के कारण वो हॉस्पिटल में होता है। तभी फिर एंड्रिया और केट उससे मिलने आते हैं, जहां एडम के पास अब दोनों आंखें नहीं होती, पर वो अपनी पत्नी और बेटी को पाकर एकदम खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में हम यूके ब्लैकआउट के 3 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां जेम्स और एना अब भी उस पोर्टल के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, और उन्होंने 2 पोर्टल को एक साथ कनेक्ट कर लिया होता है ताकि वो एक पोर्टल से गुजरकर जहां दूसरा पोर्टल रखा हुआ है वहां से आ जाए। और जैसे ही एना पार्क में रखे पोर्टल से गुजरती है वो सीधे जेम्स के पास आ जाती है, जिसे देख दोनों खुश हो जाते हैं। इसलिए अब दोनों एक साथ जाने का तय करते हैं, जिसमें पहले जेम्स जाता है और उसके बाद एना। पर अब जेम्स तो पार्क में आ जाता है पर एना नहीं आती, जिससे वो एकदम घबरा जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वो भी बाहर आ जाती है, पर अब उसकी आंखों से काले रंग के आंसू निकल रहे होते हैं, और फिर वो जेम्स का मुंह दबाकर उसे विस्फोट कर देती है। जिसके बाद वो कहती है कि पोर्टल्स तो शुरुआत है, अभी और भी बाकी है, यानी कि वो एडम के रिफ्लेक्शन वाला शैतान अब एना के अंदर समा गया है। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम मूवी की बात करें तो इसमें एक शैतान को दिखाया गया है जो इंसानों द्वारा ब्लैक होल बनाने के कारण धरती पर एक पोर्टल के जरिए आ गया, और जो भी इंसान उस पोर्टल को देखता, पोर्टल उसे हिप्नोटाइज करके उसे वो सारी चीजें दिखाता जो इंसान करना चाहता हो, और इसी बहाने वो इंसानों को पोर्टल में डाल देता है, जिससे सभी उस शैतान के डायमेंशन में फंस जाते हैं। पर मूवी में नहीं बताया गया है कि शैतान उनका क्या करता है। शायद इसके बारे में जानकारी हमें इसके अगले पार्ट में मिले। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई, और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।